नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। कोरोना संकट पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन। थोड़ी देर में पीएम मोदी हाई लेवल मीटिंग करेंगे। वैक्सीनेशन पर चर्चा इस मीटिंग के दौरान हो सकती है। स्वास्थ्य गृह मंत्रालय के अफसरों से चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, यानी 2 या 3 मिनट बाद प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग शुरू होगी। देश में जारी कोरोना संकट को लेकर चर्चा होगी। इस मीटिंग में सरकार की तैयारियों के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया जाएगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी मीटिंग में चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि पीएम अधिकारियों से वैक्सीनेशन में तेजी लाने पर चर्चा कर सकते हैं। इस मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नीति आयोग से जुड़े सीनियर अफसर शामिल होंगे। दिल्ली से अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए। अनूप, कितनी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है? क्या कुछ रहने वाला है इस मीटिंग में? ठीक है, आपको बता दूं कि 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और ये हाई लेवल मीटिंग है, जिसमें सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आईसीएमआर के जो वैज्ञानिक है वो भी मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी बैठक है और जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में कोरोना महामारी में निपटने में जो लगातार समस्या का सामना केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, उस पर चर्चा की जाएगी, उस पर समीक्षा की जाएगी। और आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो वैक्सीनेशन को कैसे आगे और स्पीडअप किया जाए, उस पर चर्चा की जाएगी। देखिए, कई तरह के सवाल राज्य सरकारों की तरफ से भी उठाई जा रही है वैक्सीन की कमी को लेकर के, और इस तरीके से पिछले दिनों वैक्सीन के 2 डोज के बीच में जो समय बढ़ाया गया है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों से जरूर जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ किस तरह से वैक्सीनेशन को और बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, वैक्सीन निर्माता कई कंपनियां हैं जो जिनको अप्रूवल आगे आने वाले दिनों में मिल सकता है। इसके अलावा विदेशी कंपनियां भी हैं जिनको भारत में लाया जाना है। तो इन तमाम मसलों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी और एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जाएगी इस बैठक के बाद। जी अनूप, वैक्सीनेशन में तेजी लाने पर चर्चा होगी, इस बैठक में हो सकती है। लाजमी सी बात है, वैक्सीन की कमी है। पूरे देश भर से खबरें आ रही हैं हमारे पास। राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, हर जगह से शिकायत आ रही है वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन बढ़ाने को, वैक्सीन की खेप बढ़ाने को लेकर भी चर्चा होगी। आज की बैठक में जरूर स्टेट किया जाएगा कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों की तरफ से भी ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, कई तस्वीरें हमारे सामने आती है जिसमें लोग वैक्सीन सेंटर जाते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से वो वैक्सीन नहीं लगा पाते हैं। देखिए, अभी कई भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी है जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही है और वो आखिरी स्टेज में है, आखिरी ट्रायल में है, उनको अप्रूवल मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि विदेशों से भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में आकर वैक्सीन देना चाहती हैं। तो इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, जिससे जो वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, वो कमी आगे देखने को न मिले। क्योंकि देखिए, जिस तरह से गैप बढ़ाया गया उस पर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि वैक्सीन की कमी की वजह से शायद इस गैप को बढ़ाया गया है, इससे एफिकेसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इस तरह के सवाल और इस तरह का हमला जो है कि सरकार को झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर अपने वैज्ञानिकों से भी जानना चाहेंगे, अपने अधिकारियों से भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीन की कमी को कैसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए और वैक्सीन के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए और लोगों को किस तरीके से वैक्सीनेशन को तेज किया जाए, जिससे ये जो समस्याएं आ रही है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अनूप, एक सवाल और है कि देखिए, प्रधानमंत्री आज तमाम लोगों से के साथ बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नीति आयोग से जुड़े हुए लोग इसमें मौजूद रहेंगे। क्या इस बात पर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं, सवाल उनके जहन में है कि जो लोग बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है और कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो घर से अस्पताल तक जाने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था हो सकती है? इसको लेकर भी फीडबैक ले सकते हैं प्रधानमंत्री। आपको बता दूं कि जब कोरोना महामारी का पहला वेव आया था तो उस वक्त में
केंद्र सरकार का पूरा फोकस जो वो था कि बुजुर्गों को किस तरीके से सेफ रखा जाए। आपने देखा होगा कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात पर जोर दिया कि जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उनको घर में रखा जाए और उनको बाहर नहीं जाना जाए। लेकिन इस बार के वेव में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार के वेव में युवा लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं। देखिए, थर्ड फेज के बारे में कहा जा रहा है कि संभावना है कि जो बच्चे हैं उस पर वायरस का ज्यादा प्रभाव दिख सकता है, उस समय ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। ये तमाम मसले हैं जो तकनीकी पक्ष हैं जिन पर लगातार चर्चा की जा रही है। और देखिए, अभी जो सरकार के लिए सबसे फोकस का पॉइंट है कि किस तरीके से इस महामारी को कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि जिन जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है वहां लगातार मामलों में कमी देखने को मिल रही है। तो आगे और क्या कदम केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाया जा सकता है, राज्य सरकारों को और क्या हिदायत दी जा सकती है, इस पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। और सबसे अहम मसला है कि वैक्सीनेशन की गति को किस तरीके से तेज किया जा सकता है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन की गति तेज होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे तो ये इस समस्या से जल्दी हमें निजात मिल पाएगा। जी, ठीक है, शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी के लिए। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। कुछ ही देर बाद 11 बजे का हालांकि वक्त था, 11:03 हो चुके हैं, यानी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री हाई लेवल मीटिंग करेंगे। हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नीति आयोग से जुड़े सीनियर अफसर इसमें शामिल होंगे। वैक्सीनेशन जो मेन एजेंडा है इस मीटिंग का वो ये कि वैक्सीनेशन में तेजी किस तरह से लाई जाए, जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन कैसे दी जाए। और अब बात एक और खतरे की जो कोरोना महामारी के बीच आ चुका है, तौकते तूफान। चक्रवाती तूफान में बदला तौकते। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राहत बचाव के लिए नौसेना भी अलर्ट पर है। समंदर के करीब न जाने के सख्त निर्देश इन राज्यों में दे दिए गए हैं। बड़ी खबर, तौकते तूफान से अब सावधान रहने की जरूरत। चक्रवाती तूफान में बदला तौकते। कोरोना के बीच तूफान का खतरा। महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में रेड अलर्ट। अलर्ट पर नौसेना भी और समंदर के पास न जाने के सख्त निर्देश। अरब सागर में आने वाले टाओटे तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 16 मई तक साल के इस पहले चक्रवाती तूफान के आने की संभावना जताई है, जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, गोवा, केरल, गुजरात, लक्षद्वीप और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। इस खतरे की आशंका को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने समंदर में जाने वाले मछुआरों को अभी से आगाह कर दिया है। साइक्लोन वार्निंग है, साइक्लोन वार्निंग, वेदर खराब होने वाला है, जल्दी हार्बर में जाओ, लौटो वापस। कोस्ट गार्ड ने अपने छोटे विमानों के जरिए भी समंदर में मछुआरों को अलर्ट किया ताकि वो जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों तक पहुंच जाएं। संभावना है कि ये तूफान 20 मई को गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है, जिसका असर वहां के जामनगर और कच्छ इलाके में देखने को मिल सकता है। એટલા માટે એની સમગ્ર વહીવટી તંત્રને કહીને वही टाओटे तूफान से निपटने के लिए दूसरे राज्य भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजस्थान में चक्रवाती तूफान तौकते का असर के थ्रू यदि देखें तो सिस्टम का मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। वहीं 17 मई को मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आज भी बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में थंडर स्टॉर्म के साथ अचानक तेज हवाएं चली। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। 15 मई को केवल छुटपुट थंडर एक्टिवेट उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हो सकती है। एक नया लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर की खाड़ी में बन चुका है। फिलहाल साउथ ईस्ट अरब सागर की खाड़ी में एक अति कम दबाव का क्षेत्र, जिसे डिप्रेशन सिस्टम कहते हैं, बना हुआ है और इस सिस्टम के अगले 24 घंटों में और तीव्र होकर चक्रवाती तंत्र यानी साइक्लोन के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। बात करें इस सिस्टम के मूवमेंट की, तो सिस्टम का मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और 18 मई के आसपास गुजरात
तट के पास पहुंचने की संभावना है। कोरोना ने बेशक तबाही मचा रखी है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस महामारी ने समाज का असल चेहरा दिखा दिया है। जिस समाज की चिंता में लोग अपने तरीके से जीना तक भूल जाते हैं, देखिए उसने क्या किया। जिनकी जिम्मेदारी थी वो मुंह छिपाते नजर आए, कोरोना से मौत पर हाथ खींच लिए, लेकिन थानाधिकारी और तहसीलदार ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई, समाज में सरोकार का संदेश दिया। चित्तौड़गढ़ से जो खबर आई है उसने मेडिकल टीम और नगरपालिका का असली आईना दिखा दिया। यहाँ कपासन उपखंड में एक महिला की कोरोना के चलते होम आइसोलेशन में ही मौत हो गई। अब संस्कार कैसे हो, ये बड़ा सवाल बन गया। कायदे से तो मेडिकल टीम और नगरपालिका को बॉडी पैक करके अंतिम संस्कार के लिए आगे आना था, लेकिन दोनों ने हाथ खींच लिए। शव 2 घंटे तक घर में ही पड़ा रहा। करीब इसके 10 बजे के आसपास से सूचना मिली कि इसकी डेथ हो चुकी और इसकी बॉडी को किस प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इसका प्रोटोकॉल के अनुसार इसकी बॉडी का डिस्पोजल कराना है। लेकिन कहते हैं ना, मानवता कभी मरती नहीं। मिसाल पेश करने वाले किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाते। तभी तो तहसीलदार मोहकम सिंह और थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने खुद पीपीई किट पहना और बॉडी को पैक करवाया और अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया। उसको ले जाने के लिए जो इश्यूज आ रहे थे उसमें तहसीलदार साहब और हम दोनों ने मिलकर के और उनके घर वालों को 2 की मदद लेकर के डेड बॉडी को कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको पैक किया और शमशान घाट के लिए रवाना किया। दोनों अधिकारियों ने ड्यूटी के साथ साथ नैतिकता और मानवता का परिचय दिया है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारियों की लापरवाही खुलकर सामने आ रही, वो भी तब जब प्रदेश में सीएम गहलोत ने शवों के अंतिम संस्कार के लिए स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी दी, लेकिन जिम्मेदार तो बहाने ढूंढकर पल्ला झाड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष चंद्र बैरागी की रिपोर्ट। और अब बात महामारी काल में अपने संसाधनों से लोगों की मदद कर रहे एक मददगार की। जालोर का एक बेटा मोबाइल हेल्थ वैन के जरिए गांव-गांव पहुंचकर लोगों का इलाज करवा रहा है। इस मोबाइल वैन में डॉक्टरी सलाह से लेकर दवाई और जांच सभी मुफ्त मिलती है, और वो भी घर बैठे। कोरोना जैसी भयानक महामारी के दौर में जिस तरीके से निजी अस्पताल लूट का अड्डा बन चुके हैं, तो ऐसे में जालोर जिले के बोरटा निवासी चेतन सिंह राठौड़ गरीबों का मसीहा साबित हो रहे हैं। उन्होंने सितंबर 2019 में एक मोबाइल हेल्थ वैन की शुरुआत की थी, जो अब तक 25,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क इलाज करके ग्रामीण तबके के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। जब शहरों में भी लोगों को इलाज मुश्किल से मिल पा रहा है, तब जालौर के ग्रामीण इलाके में लोगों को घर बैठे एक मोबाइल हेल्थ वैन में चिकित्सक परामर्श से लेकर जांच की सभी सुविधा मिल रही हैं। लोगों को ये सुविधा पहुंचा रहा है आरडी फाउंडेशन। पिछले 8-9 महीने से हम पेशेंट देख रहे हैं, इनमें बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सीओपीडी के हैं, जॉइंट पेन है, अस्थमा है और एलर्जिक पेशेंट आते हैं। रिपीट पर्चियां भी आती है, किसी के शुगर बीपी की टेबलेटें वगैरह कहीं फिजिशियन की एडवाइस चल रही है तो वो हमारे पास होती है, तो हम उनको वो एडवाइस करके देते हैं। कोरोना काल में चेतन सिंह राठौड़ ने सितंबर 2020 में मोबाइल हेल्थ वैन का शुभारंभ किया। इस हेल्थ वैन में चिकित्सक परामर्श से लेकर बीपी, शुगर और एचबी जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। अभी हमारा 8 महीना क्रॉस हो गया है, 8 महीना होके गया है और डे बाय डे उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, बढ़ रहे हैं, पेशेंट भी बढ़ रहे हैं और लोग भी सामने से बोल रहे हैं कि अच्छी दवाई अच्छी है, इलाज हो रहा है और दूर दूर के गांव से आ रहे हैं। अब तक करीब 25 मरीज निःशुल्क इलाज का लाभ उठा चुके हैं। ये मोबाइल हेल्थ वैन सोमवार से शनिवार तक बोरटा, खेड़ा और रुचियार समेत 2 दर्जन गाँव में हर रोज अलग अलग गाँव में शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की मुफ्त जांच और दवा देने का काम कर रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट 25,000 लोगों का इलाज कर चुके हैं। 25,000 क्रॉस हो गया हमारा लास्ट वीक में और ये टोटली फ्री है। डॉक्टर साहब चेक करते हैं, उनकी फीस होती है, वो भी हम नहीं लेते हैं। उसके बाद हमारी मेडिसिन दी जाती है, इधर ही है मेडिसिन, और उसका भी हम फिर कोई चार्ज नहीं लेते हैं।
उसके अलावा हमारे पेशेंट हम गांव-गांव तक पहुंचते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन हम वहां तक ही लेके जाते हैं। बिजनेसमैन चेतन सिंह राठौड़ जैसे लोगों की हर इलाके में जरूरत है, जो अपनी मातृभूमि के लोगों की सेवा कर रहे हैं। 25,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क इलाज करके ये वैन पीनमाल व रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 20 गांव के लोगों को बड़ा राहत प्रदान कर रही है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालोर। कोरोना महामारी समाज के कई चेहरे दिखा रही है, कुछ खौफनाक तो कुछ ऐसे कि बस दिल खुश हो जाता है। ये रिपोर्ट देखकर आप भी कहेंगे, वाह क्या बात है। ये जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन है। देखिए कितनी शिद्दत से खाना बनाया जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये मंझे हुए रसोइया या हलवाई हैं, लेकिन नहीं, अभी कुछ वक्त पहले तक ये भीख मांगते थे, यानी भिखारी थे। भीख मांग कर गुजारा करने वाले ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते थे, लेकिन ऐसे लोग न सिर्फ आज अपने पैरों पर खड़े हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। ये कैसे हुआ, देखिए। अच्छे साइज का काम की लगन देखकर मेरी हायर अथॉरिटी को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इनको यहाँ पर एक रोजगार दिया जाए और ये सारे के सारे लोग अपनी पूरी प्रोडक्शन के साथ पूरा हमारे काम करने में सहयोग करते हैं। सारे लोग अपना मास्क का, अपने कैप का, सारी चीज़ों का जो है किचन के अंदर सारी सावधानी रखनी होती है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक टाइम पे खुद सड़क पर रहते थे और आज उन्हीं सड़क के लोगों के लिए खुद खाना भिजवाने में अपनी मदद कर रहे हैं। कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम ने 40 भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण दिया था। इस दौरान उन्हें रहने और खाने के साथ 225 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड भी दिया गया था, जिसके बाद अब ये भिखारी आत्मनिर्भर हैं। इनके चेहरे पर जो सुकून है, उसकी वजह है निःशुल्क सेवा। जी हाँ, अक्षय पात्र फाउंडेशन में जरूरतमंदों के लिए खाना बना रहे ये लोग फ्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले हम फुटपाथ पे, यानी कि जयपुर के किसी फुटपाथ पे काम मिलता नहीं रहते तो सोचते थे आज हम उन्हीं हमारे भाई बंदियों को, गरीब व्यक्तियों को खाना यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए हमें काम करने से फ्री सेवा कर रहे हैं। फ्री सेवा का हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज उनके काम में आए बीमारी के इसमें। बीते महीनों में इन्हें कुकिंग और कैटरिंग का प्रशिक्षण देने वाले सोपान संस्थान के निदेशक जितेंद्र सिंह बताते हैं कि इनकी सेवा भाव को देखते हुए उन्हें बेहद खुशी मिलती है। 15-15 की शिफ्ट के अंदर ये लोग यहाँ पर आते हैं सुबह और शाम, और अपना योगदान देते हैं, अपना श्रमदान देते हैं। तो हमें नॉर्मली ये बताया जाता है कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे भिक्षुक भाई हैं वो चूजर्स हैं और वो चूज कर रहे हैं एक डिफरेंस कॉज करने का समाज के अंदर। ये रियल लाइफ स्टोरी सचमुच खूबसूरत है। कल तक भीख मांग कर गुजारा करने वाले लोग आज जरूरतमंदों का सहारा है। ऐसे लोग जाने अनजाने में कई पीढ़ियों का जीवन संवार जाते हैं। जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दौसा से। दौसा में कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन महवा के विधायक कोरोना के खिलाफ जंग में खुद मैदान में उतर गए हैं। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने महवा कस्बे के बाजार और अस्पताल में सैनिटाइजेशन करवाया। इस दौरान विधायक खुद सैनिटाइज करने के काम में जुटे रहे। तो वहीं ग्रामीण इलाके में तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए ओम प्रकाश हुड्डा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को सैनिटाइज करने का फैसला लिया है। सैनिटाइजेशन अभियान हमारा प्रारंभ हो गया है। हम महवा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बे को सैनिटाइज करने का काम करेंगे और साथ के साथ ही आज हमने महवा कस्बे से सैनिटाइज करने की शुरुआत की है। पाली जिले का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल सोजत सिटी की तस्वीर बदलने वाली है। जी हां, यहां की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विधायक शोभा चौहान ने 75 लाख रुपए दिए हैं। आपको बता दें
कि सोजत अस्पताल में कई सारे उपकरणों की कमी थी, जिससे मरीजों के इलाज में दिक्कत हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए विधायक शोभा चौहान ने अपने विधायक कोष से रुपए दिए। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर पशुओं की हालत और खराब है, जिन्हें खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। ऐसे पशुओं की परेशानी को देखते हुए प्रतापगढ़ के अरनोद थाना पुलिस के जवान सामने आए हैं। ये जवान अपने स्तर पर इन मूक पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। थानाधिकारी रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी के साथ इन बेजुबानों के लिए भोजन का भी प्रबंध कर रहे थे। अमृतलाल सोनी दोनों ने मिलकर संकल्प लिया है कि उपयुक्त व्यवस्था नहीं मुहैया हो रही है। इस दृष्टिकोण से मैं थाने पे स्थापित महावीर शर्मा और ओम प्रकाश शर्मा ने थाने से अपने साथियों के साथ मिलके उनके लिए फल और अन्य खाद्य सामग्री वहाँ पे जा कर के और उनको देना शुरू किया। पिछले महीने भर से ये व्यवस्था वो लोग अपने लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं। झुंझुनू में नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ जरूरतमंदों को घर पर ही खाने के पैकेट्स फ्री में भिजवा रही हैं। खास बात यह है कि इस नेक काम की शुरुआत आयुक्त ने खुद की है। वैसे अब आयुक्त ने नगर परिषद में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है और वार्डवार अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो जरूरतमंदों की डिमांड आने पर खाना इंदिरा रसोई में तैयार करवाएंगे और फिर उन्हें भिजवाया जाएगा। इंदिरा रसोई के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके तहत नगर परिषद में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और वो उस कंट्रोल रूम के कोई भी व्यक्ति जिसको भोजन की आवश्यकता है वो इस पे अपनी सूचना देके और भोजन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए नगर परिषद द्वारा विभिन्न प्रकार की टीमों का गठन किया गया है, जो लोगों को उनके घरों पे भी भोजन वितरित किएगी। देश भर में ऑक्सीजन की कमी चल रही है। ऐसे में अब दौसा के महुआ विधानसभा क्षेत्र में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। जिले के मंडावर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों में ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। विधायक हुड्डा ने कहा कि मंडावर अस्पताल के 80 बिस्तरों पर सप्लाई की जाएगी। वहीं दूसरा प्लांट महुआ अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है, जहां 100 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए की जाएगी। केंद्र में 80 बेड के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शिलान्यास हमने कर दिया है। हम 7 दिन के अंदर अंदर इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को तैयार करके मरीज के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और साथ ही बहुत जल्दी हम महुआ में भी 100 बेड का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा करके महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, जो सर्व समाज के मेरे अति प्रिय लोग हैं, उनको एक बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। कोरोना काल में कई लोग पूरे सेवा भाव से जुटे हुए हैं। भीलवाड़ा से ऐसी ही एक तस्वीर आई, जहां कोरोना की पहली लहर से आज तक ये लोग रोजाना सुबह शाम कोरोना संक्रमित परिवारों तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये लोग शहर के सभी अस्पतालों तक भी कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता प्रमोद तिवारी। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलियाजी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि रात में तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्होंने मौजूद डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके कारण उसके भाई ने दम तोड़ दिया। लोगों ने कहा कि पहला मामला नहीं है जब डॉक्टरों ने लापरवाही दिखाई है, बल्कि इससे पहले भी इस अस्पताल में लापरवाही की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
गोपाल जी सोनीपत थे, उनके लड़के ने उनको रात को इमरजेंसी में उनको बुलाने आए तो स्टाफ उन्होंने बोला है कि हम आ रहे हैं, मतलब उन्होंने इतनी लापरवाही करी है कि वो उनको नहीं बचा सके। उसके बाद सूर्य प्रकाश जी हमारे उमलापाड़ा में उनकी बहू एडमिट थी, उनमें भी यही घटना हुई कि वो बुलाने गए तो स्टाफ वालों ने ध्यान नहीं दिया। और आज हमारे साथ भी जो घटना हुई है वो इसी की पुनरावृत्ति हुई है और ये बहुत बड़ा लापरवाही का एक हमारे नतीजा हुआ कि आज हमारा भाई समझो जो भी समझो आज इस दुनिया से चला गया है। इनकी लापरवाही का ये सीधा जागता उदाहरण है। और उसके बाद प्रशासन को बुला के इन्होंने ये तैयारी कर रखी है, मेरी बात समझना, लेकिन ये अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे कि हमारे साथ आपकी लापरवाही से क्या घटना घटित हो गई। मेरा भाई 80-85 ऊपर पल्स चल रही है, ऐसी कोई घबराने जैसी बात नहीं थी, लेकिन बुलाने आया तो मेरे को कहा कि स्टाफ आप नीचे जाके आप बुला के लो इमरजेंसी से, मैं भाई को संभालूँ, नीचे बुलाने जाऊँ। डॉक्टर की जरूरत है और अंदर कंपाउंडर सो रहा है, नर्स सो रही है, गार्ड सो रहा है। मैंने उसको आवाज़ लगाएगा उठा ही, मैडम को कहेगा आप उठो, मैडम तो कहेगा कि नहीं वो है अंदर, मैं तो सो रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। और डॉक्टर आया देख के इनका कुछ नहीं, रवाना हो गए। एक स्टाफ, एक मेडिकल स्टाफ नहीं है इनके पास, यहाँ पे इमरजेंसी में रख रखा लोगों को, इनको शर्म आनी चाहिए। कोटा के नानता स्थित नारीशाला से डीएमसी जांच के लिए जेके लॉन अस्पताल लाई गई लड़की फरार हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की ने शौच का बहाना बनाया और मौके से फरार हो गई। केयरटेकर ने इसकी सूचना नयापुरा थाने को दी, जिस पर नयापुरा थानाधिकारी ने आसपास के सभी इलाकों में लड़की के फरार होने की सूचना दी और कुछ ही घंटों के अंदर लड़की को पकड़ लिया। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन के बीच मौसम ने करवट बदली। यहां आज सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। जायजा लिया संवाददाता अशोक शर्मा ने। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया बुलेटिन का असर साफ साफ देखा जा रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही श्री गंगानगर के आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। यदि हम बात करें तो पिछले 2-3 घंटे से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर हवाओं का भी दौर चल रहा है। अभी हम आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का तस्वीर दिखाएं तो अल सुबह से चल रही बूंदाबांदी की वजह से श्री गंगानगर के मौसम का मिजाज अचानक पलट गया। ये आप देखें किस तरह से श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय पर अल सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है और ये बूंदाबांदी के दौर की वजह से श्री गंगानगर वासियों को तेज गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि मौसम काफी सुहाना हो गया है। साथ साथ इसके श्री गंगानगर जिला में जो मौसम विभाग ने तेज हवाओं के चलने का जो अनुमान जताया था उसका भी असर देखा जा रहा है, क्योंकि अल सुबह से ही श्री गंगानगर में तेज हवाओं के चलने से बादलों की आवाजाही बनी हुई है। हालांकि इस मौसम के खराबे की वजह से एक बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। जो लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई थी वीकली लॉकडाउन के तहत, उसका भी काफी फायदा मिल रहा है। श्री गंगानगर की जो सड़कें हैं ऑलमोस्ट सूनी पड़ी हुई हैं, क्योंकि एक तो वीकली लॉकडाउन और उसके बाद ऊपर से मौसम का खराब होना। ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर मौसम ने अचानक पलटा खाया और अल सुबह से चल रही इस बूंदाबांदी की वजह से मौसम खुशगवार और सुहाना बना हुआ है। इस बीच न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपने दर्शकों से अपील करता है कि वे घर में रहकर ही इस खुशगवार मौसम का आनंद उठाएं, न कि घर से बाहर निकलें और कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों की अवहेलना करें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते बात नेटवर्क 18 की मुहिम की। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें।